दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसका जन्म सिर्फ एक शारीरिक रूप से नहीं हुआ था, पर एक विचार का भी जन्म था। एक ऐसी आग जो पूरे साम्राज्य के अंधेरों को रोशन करने वाली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह की। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को आज के पाकिस्तान के लियालपुर के बंगा गांव में हुआ। ये वो दौर है जब भारत के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल चुका है। भगत सिंह के फैमिली मेंबर्स भी राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर जुड़ चुके थे और अनफॉर्चुनेटली जब उनका जन्म हुआ तब उनके फादर किशन सिंह संधू और उनके चाचा अजीत सिंह जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, दोनों जेल में थे। आप समझ सकते हो कि हुकूमत के खिलाफ लड़ते लड़ते जब एक बच्चा का जन्म हो रहा है तब उसके फैमिली मेंबर्स जेल के अंदर थे और इन स्थिति के अंदर ये समझ में आ रहा है कि उनकी मदर विद्यावती ये कहती है कि शायद ये बालक आज़ादी के लिए ही पैदा हुआ है। क्या ये किस्मत थी? क्या ये एक संकेत था? शायद दोनों हुआ करते थे। दोस्तों भगत सिंह के घर में देशभक्ति खून में थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके चाचा अजीत सिंह और उनके फादर ऑलरेडी क्रांतिकारी मूवमेंट्स के अंदर जुड़े हुए थे। खास करके उनके चाचा अजीत सिंह ने उस दौर में एक आंदोलन को शुरुआत की थी जिसे हम लोग कहते हैं पगड़ी संभाल मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने गाना सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तोड़ गुलामी ती जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें। तो ये जो पगड़ी संभाल मूवमेंट है ये पंजाब के किसानों के लिए किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय भी एक्टिव थे और वहाँ पे जो कैनाल कॉलोनाइजेशन के लिए जो एक्ट पास किया गया था उसके सामने अजीत सिंह की एक्टिविटी शुरू हो गई थी। वहीं से ही छोटे भगत सिंह के कानों के अंदर आजादी के नारा गूंजने लग गए। इट इज बट ऑब्वियस कि घर के अंदर माहौल ऐसा होगा तो किस तरह से वो राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ झुकते हैं। उनके परिवार पर आर्य समाज का भी बहुत गहरा असर था। जी हाँ दोस्तों, वही आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। पंजाब के अंदर उसके हेडक्वार्टर्स के शिफ्ट होने के बाद दयानंद सरस्वती ने जिस तरह से विचार दिए थे, जहां वो कहते थे स्वदेशी स्वधर्म स्वभाषा के साथ साथ हमें यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन को भी उजागर करना चाहिए, और इन सबके बैकग्राउंड के अंदर भगत सिंह की शिक्षा दी गई। भगत सिंह को दयानंद एग्लो वैदिक, जैसे कि हम लोग DAV के रूप में पहचानते हैं, उन स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है जो आर्य पद्धति के साथ साथ भारत के अंदर राष्ट्रवादी विचार विमर्श को भी तैयार करने के लिए मददरूप थी। सरस्वती के प्रभावित विचारों से भगत सिंह और उनके फैमिली मेंबर्स काफी मोटिवेटेड रहते हैं, और साथों के साथों भगत सिंह के चाचा जो उस दौर के अंदर उनको ग्रूम कर रहे थे, वो हमेशा से ये कहते आए थे कि क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं विचार से भी आती है। इस विचार के साथ भगत सिंह ने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की। आर्य समाज ने उन्हें यह समझाया कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, राष्ट्रभक्ति एक धर्म भी है, एक ड्यूटी भी है। छोटे भगत सिंह के पिता रोज साहब उनको धार्मिक स्टोरीज सुनाते, रिलीजियस लिटरेचर सुनाते। ये लिटरेचर के माध्यम से उनको ये समझाया जाता था कि धर्म क्या है और धर्म का मतलब क्या है। शायद यहाँ से ही भगत सिंह ने न्याय और अन्याय के बीच में जो रेखा थी वो परख ली थी, क्योंकि बचपन के अंदर जो इनिशियल टीचिंग्स थे वो उनको हेल्प करते हैं। यही माहौल था जहां भगत सिंह ने पहला सबक सीखा, और देशभक्ति घर से शुरू होती है ये चीज उनको पहले ही रियलाइज हो चुकी है। कहा जाता है कि छोटे भगत सिंह खेतों में जाकर मिट्टी को चूमते हुए कहते थे कि मैं इस मिट्टी में बंदूक उगाऊंगा। आप देखिए कि उस टाइम पे भारतीय किसान फसल उगाने की बात करता है, पर भगत सिंह ये बता रहे थे कि मैं बंदूक के द्वारा एक तरह से क्रांति करने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह की स्थानीय शिक्षा जिस तरह से आगे चलती रही, वैसे वैसे उनके बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से समझ में आते हैं। उसमें एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया, जहां एक बार एक शिक्षक ने भगत सिंह को स्कूल के अंदर कहा कि तुम बड़े होके क्या बनोगे भगत? अंग्रेजों की हुकूमत मिटाने वाला। ये जवाब था भगत सिंह का। आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी क्लास के अंदर एक स्तब्धता आ जाती है, और शिक्षक को ये चीज समझ में आ गई थी कि ये बच्चा कुछ अलग है। टीचर ने मुस्कुराया, टीचर ने कहा कि भाई ये बच्चा कुछ और सोच रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये पूरे के पूरे साम्राज्य को हिला देगा अगले 20-22 सालों के अंदर। तो ये थी कहानी भगत सिंह की। भगत सिंह जैसे जैसे आगे चलते गए 1914-15 तक आते आते उनकी उम्र 7-8 साल की हो चुकी है। उनके चाचा अजीत सिंह तब तक भारत छोड़ के विदेश में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, और ये वो दौर है जब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। 1914-15 के दौर के अंदर होम रूल मूवमेंट की जो शुरुआत होने वाली थी। वी विल सी एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के अंदर से ऑलमोस्ट सब रुखसत हो चुके हैं, मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, पर भारत और अमेरिका स्थित कुछ क्रांतिकारियों ने 1857 के रिवॉल्ट को रिवाइव करने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1915 के गदर मूवमेंट की। भगत सिंह के बारे में ये कहते हैं कि भगत सिंह को किसी कोई एक मूवमेंट के द्वारा मोटिवेशन मिला है, जो उनको समझने की जो एक तरह से विल सी की डायरेक्शन मिलती है, वो था गदर मूवमेंट। जी हाँ, गदर जो एक क्रांतिकारी आंदोलन था, विद्रोह के रूप में बहुत सारे पंजाबी, हिंदू, सिख और मुस्लिम
क्रांतिकारियों के द्वारा एक प्लान किया गया था और इसमें गदर पार्टी के एक लीडर थे जिनका नाम था करतार सिंह सराभा। वो भगत सिंह के मस्तिष्क के ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ के जाते हैं। वो एक ऐसा नाम था जो पंजाब के हर गली के अंदर गूंज रहा था। भगत सिंह उस पीरियड में हार्डली 8 साल के हुआ करते थे, पर इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनते थे। उनको गदर के बारे में पता चल गया था। उनको ये चीज समझ में आ रही थी कि कैसे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद जैसे दिग्गज लीडर्स के द्वारा एक क्रांति को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। भगत सिंह के लिए ये हीरो बन जाता है। 19 साल की उम्र के ऊपर जब करतार सिंह सराभा फांसी के ऊपर चढ़ गए तो भगत सिंह उनको कहते थे कि आप मेरे गुरु समान हो, मैं आप ही के नक्शे कदम के ऊपर जाऊंगा। किसी को नहीं लगता था कि भगत सिंह सीरियसली ये बात कर रहे हैं, पर आप देख सकते हो कि 1931 तक आते आते 23 साल की उम्र में भगत सिंह भी अल्टीमेटली उनको भी ब्रिटिश के द्वारा फांसी के मंच के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। भगत सिंह ने अपने दोस्तों को एक दिन कहा भी था कि मैं सराभा के रास्ते के ऊपर चलूंगा और उनका काम मैं पूरा करूंगा। तो इस तरह से कहानी भगत सिंह की चलती रही। भगत सिंह अपने आप को सराभा के छोटे भाई के रूप में मानते हैं और ग्रेजुअली भगत सिंह और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। 1917-18 का दौर आया। भगत सिंह अपनी स्कूली शिक्षा को आगे चलाते हैं। तब तक भारत में गांधी जी का आगमन हो चुका है और गांधी जी ने भी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह कर दिए थे। 1918-19 तक आते आते गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। ये रॉलेट सत्याग्रह के दौर में ही हमें पता चलता है कि जलियांवाला बाग की घटना बन गई। जी हाँ, वही जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, जहां 13 अप्रैल 1919 के दिन कुछ निहत्थे लोग, 1500 से ज्यादा लोग वहां पे मारे जाते हैं जनरल डॉयर के द्वारा, फायरिंग के द्वारा। ये वो घटना थी तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल की उम्र में थे, पर उनके मस्तिष्क के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ती है। भगत सिंह उस पीरियड में अमृतसर से कुछ किलोमीटर दूर से 10-15 किलोमीटर वो चुपके से अपने घर से बाहर निकले। ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर दूर चल के अमृतसर की जलियांवाला बाग के अंदर पहुंचे और वहां जमीन पर लहू के दाग, कपड़ों के टुकड़े और लोगों की चीख का जो सन्नाटा था उसको उन्होंने व्यथित कर दिया। भगत सिंह उस दौर के अंदर मिट्टी की एक पूरी की पूरी, हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन करते हैं और अपनी जेब में डालते हैं और कहते हैं कि ये मिट्टी मुझे याद दिलाएगी कि अंग्रेज़ों को माफ़ नहीं करना है। जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना थी जिसके कारण भगत सिंह के जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ गया। सोचिए, 12 साल का एक छोटा सा बालक है जो एक मासूम बच्चे के रूप में था, पर उसके अंदर क्रांतिकारी विचारों ने जन्म ले लिया था। वो उस बोतल में लाल मिट्टी को घर लेके आया और अपनी माँ से कहता है, हे माँ, ये मेरे देश के शहीदों का खून है। आप समझ सकते हो कि भगत सिंह के मन के अंदर उस पीरियड के अंदर क्या निकल रही थी। तभी से ही भगत सिंह का सपना बन गया था कि देश को आज़ाद कराना है, पर यह आज़ादी उनके लिए सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थी। ये थी एक ऐसी सोच जहां भगत सिंह सोच रहे थे कि भाई हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ दिया जाए। जैसे जैसे भगत सिंह आगे चलते गए वैसे वैसे दयानंद एंग्लो वैदिक की स्कूल्स और वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस थी उससे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली। इंटरेस्टिंगली ये वो संस्थाएं है जो हमेशा से भगत सिंह को ये सिखाती थी कि हमें सच्चाई के लिए लड़ना है, भले ही दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। इफ़ वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ वी विल फाइट अगेंस्ट इट, है ना। हमें लड़ना है, हमें सच्चाई के लिए लड़ना है, हमें ट्रूथफुलनेस के लिए लड़ना है। और भगत सिंह ने भी यही कहा था कि मैं भी सच्चाई के लिए लड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, बट आई विल फाइट टूथ एंड नेल। दोस्तों, 1920 तक आते आते भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक नई दिशा ली। गांधी जी खिलाफत और उसके साथ साथ एक नए मूवमेंट को जन्म देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920, 21, 22 तक आते आते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे ऑल इंडिया तक फैलना शुरू हो जाता है। भगत सिंह भी बहुत मोटिवेटेड होकर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उनको लग रहा था कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन टू नेशनल मूवमेंट एंड मेक श्योर कि हम अंग्रेज़ों के सामने लड़े। पर इतिहास को कुछ और चीज़ें पसंद थी। 1922 तक आते आते चौरी चौरा नाम की जो घटना बनती है जहां एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया और गांधी जी को लग रहा था कि इस मूवमेंट के अंदर हिंसा हुई। इसके लिए गांधी जी ने चौरी चौरा की मूवमेंट के बाद वी विल सी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत को वापस ले लिया। भगत सिंह को ये चीज़ लग रही थी कि ये क्या हो गया, मैंने अपनी स्कूल तक की यूनिफॉर्म को जला दिया है एज अ पार्ट ऑफ बॉयकॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यहाँ पे गांधी जी एक घटना के कारण पूरे के पूरे ऑल इंडिया मूवमेंट को, बॉयकॉट को रोक रहे हैं। भगत सिंह को लग रहा था कि ये हमारी एक हार के समान है और हमारे अंदर की कुछ चीजें टूट गई है। वी विल फाइंड कि भगत सिंह ने डिसाइड कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ एक आग तो बुझा दी गई है, पर इस देश को एक दूसरे आग की जरूरत है, वो आग को प्रज्वलित मैं करूंगा। भगत सिंह ये कह चुके थे अपने दोस्तों के साथ कि अगर सत्याग्रह से आज़ादी नहीं मिलती तो हम नया रास्ता बनाएंगे, और वही रास्ता था क्रांति का, वो रास्ता था विचार का, और वो रास्ता था निष्ठा का। दोस्तों, 1922 के बाद भगत सिंह को एक चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका था।
उनको रियलाइजेशन इस चीज़ का हो चुका था कि अंग्रेज़ हुकूमत के सामने सिर्फ तलवार से नहीं लड़ना है, हमें दिमाग से भी लड़ना पड़ेगा। जो वैचारिक रूप से बदलाव आने की शुरुआत हुई 1922-23 के बाद, धीरे धीरे वी विल सी कि भगत सिंह के जीवन के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। एक बच्चे से अब वो क्रांतिकारी की तरफ आगे जाने की कोशिश करेंगे। 15 साल के आसपास की उम्र है जहां भगत सिंह के जीवन के अंदर बदलाव आएंगे और उनको ये चीज़ लग रही थी कि अब हमें सोच भी बदलनी पड़ेगी। 1922-23 और 24 के ट्रांजिशन तक आते आते भगत सिंह की एज और बढ़ती है और 18 ईयर्स का उनका जो एज का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस होगा। भगत सिंह के विचारों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने की शुरुआत होगी और वो चेंज था उनके कॉलेज की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, 1923 के बाद भगत सिंह ग्रेजुअली अपनी ग्रेजुएशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और इस ग्रेजुएशन के दौर में ही उनके विचारों का आसमान और भी गहरा हुआ, जहां उन्होंने सीखा कि कलम भी एक तरह की बंदूक है जिसकी मदद से हम बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों 1923-24 तक आते आते भगत सिंह ने लाहौर की नेशनल कॉलेज के अंदर अपना दाखिला लिया। ये वही कॉलेज है जो डीएवी जैसे जो इंस्टीट्यूशंस बनाई थी, लाला लाजपत राय जैसे, भाई परमानंद जैसे स्कॉलर्स, इनके अंदर भी इन्हीं की ही छाप थी। ये कॉलेज को बनाने का उद्देश्य ही ये था कि भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी युवाओं का जो जोश है वो निकलने की शुरुआत हो। भगत सिंह के अंदर जो छुपा हुआ थिंकर है शायद तक इसी कॉलेज के बैकग्राउंड के अंदर निकल के आया। ये वही कॉलेज है जहाँ उनको अपने जिगरी दोस्त मिले, सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण बोहरा और जयदेव कपूर जैसे स्कॉलर्स उनके साथ मिलते हैं। उनके साथ ही मिलने की शुरुआत होती है और इन सब ने मिलकर धीरे धीरे करके आज़ादी की बातें करनी शुरू की, मीटिंग्स करने शुरू कर दी और इन्होंने कहा कि आज़ादी एक सोच के माध्यम से हम लोग प्रज्वलित करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इस कॉलेज के दौर में इनके अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विचार और मजबूत होने की शुरुआत हुई। एक दफ़ा की बात है, लाहौर से चलते हुए तब उन्होंने एक पोस्टर देखा और पोस्टर में लिखा था कि जॉइन द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। भगत सिंह मुस्कुराए और अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब हमारे देश के लोग अपने आप को गुलाम मान लेते हैं तभी अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर पाते हैं। आप देखिए कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर कौन थे? भारतीय मूल के लोग थे जो इतनी लाखों की मात्रा के अंदर रिक्रूट हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौर में। और भगत सिंह शायद इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके थे कि ये प्रॉब्लम हमारे इंटेलेक्चुअल डेप्थ के अभाव के कारण है। भगत सिंह शायद इसी के कारण विल सी की लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट चलाना चाहते थे। उन्होंने डिबेट्स, ड्रामा, लिटरेचर और एक से एक एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसी दौर में भगत सिंह की एक मुलाकात क्रांतिकारी से हुए, वो क्रांतिकारी जिसने इटली के अंदर राष्ट्रवाद की नींव रखी थी और इटली को यूनिफाई करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मजीनी की। भगत सिंह मजीनी से बड़े प्रेरित हुआ करते थे। मजीनी का रोल उन्होंने एक ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद विल सी कि उन्होंने मजीनी की जब बायोग्राफी पढ़ी उसके कारण उनको और मोटिवेशन आया। एक ऐसी किताब जिसने भगत सिंह के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मजीनी ने लिखा था कि आइडियाज़ आर द रियल एनिमीज दैट कॉन्कर द वर्ल्ड। और शायद भगत सिंह को भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भारत इंपीरियलिज्म का गुलाम क्यों बना, क्योंकि एक वैचारिक रूप से जब हमको मानसिकता के रूप में गुलाम बना दिया गया तो उसमें से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। भगत सिंह ने सोचा कि ये कैसे करके हमको बदलाव लाना पड़ेगा। बिना सोच के, बिना बॉम्ब के, बिना बंदूक के सिर्फ आवाज़ है, सोच बिना इंकलाब अंधा है। तो इनडायरेक्टली भगत सिंह आइडियोलॉजी को अब धीरे धीरे करके वी विल सी की प्राधान्य देने की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि क्रांतिकारी तो बनना है पर वैचारिक रूप से हमें क्लियर हो जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की तरफ भगत सिंह जाने की कोशिश करेंगे। ये कॉलेज के दौर में ही भगत सिंह मजीनी के सिवा और भी थिंकर्स को पढ़ेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स को पढ़ा, लेनिन जो उस पीरियड के अंदर सोवियत रूस की क्रांति कर चुके हैं उनको पढ़ते हैं और मजीनी जैसे लोगों से तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। भगत सिंह हॉस्टल के कमरे के अंदर ही अपने यहाँ पे एक छोटी लाइब्रेरी बना देते हैं। इनफैक्ट कॉलेज के अंदर भी वो सबसे ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी के अंदर ही स्पेंड किया करते थे। पोस्टर्स के ऊपर, वॉल की दीवारों के ऊपर पोस्टर्स लगाए गए, बड़े बड़े थिंकर्स, रिवॉल्यूशनरीज के कोट्स को उन्होंने हाईलाइट किया। एंड वी विल फाइंड कि भगत सिंह को ये चीज़ सब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही थी कि क्रांति हमारी एक नैतिक कर्तव्य भी है। रिवॉल्यूशन इज़ लाइक अ मॉरल ड्यूटी फॉर अस। भगत सिंह कहीं ना कहीं वी विल सी कि ये समझ चुके थे कि रिवॉल्यूशन एक कल्ट नहीं है। लोगों को ये लगता था कि रिवॉल्यूशन हिंसा के माध्यम से आता है, पर रिवॉल्यूशन इज़ अ कॉल फॉर जस्टिस, ये न्याय के लिए किया जाता है। इस बैकग्राउंड के अंदर वी विल सी कि भगत सिंह पढ़ाई करते रहे, अपने साथियों के अंदर भी एनलाइटनमेंट लाने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, भगत सिंह रात को 3 बजे दिया जला के, लैम्प जला के पढ़ाई कर रहे थे। तब उनके दोस्त ने उनको पूछा, ए भगत, तुम्हें सोना नहीं है? तुम पूरा दिन लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, क्या हो गया है? तो भगत सिंह कहते हैं कि देश को सिर्फ तलवारों की नहीं,
कलमों की ज़रूरत है। दोस्त ने कहा कि तुम हंसते क्यों नहीं हो, तुम पूरा दिन बैठ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेनिन और इन सब के बारे में लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। तो भगत सिंह ने कहा कि हम हंसते भी है, जब देश आज़ाद होगा तो और साथ में मिलकर हंसेंगे। तो इस विचारधारा के साथ भगत सिंह अपना कार्य करते हैं। आप देखिए कि लाहौर के उन दिनों के अंदर हवा बदल रही थी। 23 से 24-25 का दौर था जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अपने उदय के ऊपर आ चुका है। HRA जैसी संस्थाएं बन चुकी है। काकोरी कांड हो चुका है 1925 के अंदर, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के ही कुछ नौजवानों को पकड़ लिया गया था और उसके बाद विल्सी की फांसी के मचड़े के ऊपर भी लटका दिया गया बाय द ब्रिटिश। और भगत सिंह इस पीरियड के अंदर ये सोच रहे थे कि भाई देखो, हमें क्या बदलाव लाना चाहिए। लोगों के अंदर डर है, पर वो डर को गुस्से के अंदर कैसे परिवर्तित करना है उसके बारे में सोच रहे थे। शायद इसी का ही कारण था विल्सी की जो नौजवान थे, जो यूथ थे, उनको मोटिवेट करने की ये काम करेंगे। 1926 तक आते आते भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, नाम रखा नौजवान भारत सभा। The youth of India must unite for complete independence. We shall not rest until the chains of slavery are broken. जी हाँ दोस्तों, जैसे मजीनी ने यंग इटली की स्थापना की, मजीनी से मोटिवेटेड होकर सावरकर ने वी विल सी की अभिनव भारत की स्थापना की, वैसे ही भगत सिंह यहाँ पे नौजवान भारत सभा का स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे, हम जागृति करेंगे, हम अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। पोस्टर के साथ उसके अंदर लिखा जाता होगा, जहाँ वो कहते हैं कि जीवन का मकसद समाज के लिए जीना है और अगर ज़रूरत पड़े तो समाज के लिए मरना भी है सर, ठीक है। तो इन बैकग्राउंड के अंदर उनके द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत हो जाती है। वी विल फाइंड कि भगत सिंह जब नौजवान भारत की सभा की रैलीज किया करते थे, लोगों को एक तरह से विल्सी की अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, तब भगत सिंह उनको पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है। कोई कहता मेरा नाम राम सिंह है, कोई कहता है मेरा नाम रहीम खान है, और भगत सिंह कहते हैं कि बस ये है हिंदुस्तान, ये है मेरी नौजवान भारत सभा, ये है वही लोग हैं जो आज़ादी की बात की इनफैक्ट है ना, आज़ादी की बात कर रहे हैं। एंड वी विल फाइंड कि अब धीरे धीरे मोहल्ले तक और गलियों के अंदर और गाँव के अंदर भी इसकी पहुंच बढ़नी शुरू हो जाती है। भगत सिंह अब क्रांतिकारी रूप से, वैचारिक रूप से भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्होंने एक से अधिक मैगजीन्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना वी विल सी की कोऑर्डिनेशन किया। जैसे पंजाब में कृति किसान पार्टी थी, उसी की ही एक मैगजीन आती थी कृति, उसके ऊपर उन्होंने लिखा। प्रताप, चांद, पीपल जैसे मैगजीन्स और जर्नल्स के ऊपर वो लिखते हैं और उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया था कि हमें क्रांति लानी है। वो जर्नलिज्म को वेपन्स के रूप में यूज़ करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि हम लिख के क्रांति करेंगे, कलम से क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। और उनका बहुत क्लियर कट आइडिया है कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ अगर आप लोगों को बताओगे, अखबार के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, तो अखबार एक सबसे बड़ा माध्यम है। अगर अच्छा लिखा है और सच्चा लिखा है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आ ही जाएगी। दोस्तों 1928 तक आते आते भगत सिंह HRA को फिर से री एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, पर आफ्टर द 1925 काकोरी कॉन्स्पिरसी वो HRA एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा इसके ज़्यादातर मेंबर्स जेल में चले गए थे, कुछ लोगों को फांसी भी दे दी जाती है। भगत सिंह तब तक मैच्योर हो चुके हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है वहाँ पर फिर से ये संस्था को रिवाइव करेंगे। नाम बदल के उसके अंदर सोशलिस्ट शब्द का भी एडिशन किया जाएगा। अब बन के आई संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, राजगुरु, भगत सिंह, इन सब के द्वारा विल्सी की ये संस्था को फिर से रिवाइव किया गया। अब उन्होंने बड़ा क्लियर कट लक्ष्यांक थोप दिया था। उन्होंने कहा था कि अब अंग्रेज़ों को समझना होगा कि हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठेंगे। HRA के साथ साथ जब HSRA के अंदर उसका रूपांतरण हुआ तो अब यहाँ पे उसकी मैनिफेस्टो भी री एस्टैब्लिश की गई। भगत सिंह ने सोशलिज्म, इक्वालिटी, वर्कर राइट्स और पीजेंट राइट्स के बारे में बताई और HSRA का जो स्लोगन भी था वो दे दिया, जहाँ भगत सिंह कहते हैं कि वी आर नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, वी आर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच मेक्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। हम खाली और खाली साम्राज्यवादी ताकतों के सामने नहीं लड़ रहे हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था के सामने भी लड़ रहे हैं जो सामंती है, जो लोगों का शोषण कर रही है कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण कर रहा है, ये कहाँ तक सही है, राइट। तो इन परिस्थिति में भगत सिंह विल्सी की धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। 1928 तक आते आते भगत सिंह के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया और ये चेंज था साइमन की एंट्री और लाला लाजपत राय की हत्या। दोस्तों ये दौर 1928 का था। भगत सिंह तब तक मैच्योर हो चुके हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स और रिवॉल्यूशनरी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे।
तभी भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक ऑल वाइट कमीशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहैम के द्वारा इंडियंस को चैलेंज किया जाता है कि हम तुम्हारे लिए एक संवैधानिक सुधार का लेके आ रहे हैं और तुम यहाँ इसका प्रोटेस्ट कर रहे हो। भारतीयों ने इसका प्रोटेस्ट किया था क्योंकि भारतीय चाहते थे कि यहाँ से इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन हो साइमन कमीशन के अंदर। साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने की निर्णय लिया जाता और जहाँ जहाँ साइमन गया भारतीयों ने नारा लगाया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस तरह के नारे के साथ साइमन को पूरे भारत के अंदर काले झंडे झेलने पड़े। ये साइमन जब भारत के अलग अलग विस्तारों में घूम रहा था तब अल्टीमेटली वो लाहौर आया। लाहौर में जैसा आया तब उस टाइम पे पंजाब केसरी, शेर पंजाब के रूप में कहलाने वाले लाला लजपत राय, जो भगत सिंह के साथ आइडियोलॉजिकल मिसमैच भी रखते थे, वो लाला लजपत राय ने विल सी की इसका प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के समय पे तात्कालिक रूप में जो लाहौर का पुलिस ऑफिसर था स्कॉट और उसका एक साथी था सॉन्डर्स, इन सब के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया। इस लाठीचार्ज के अंदर लाला लजपत राय के ऊपर बहुत फेटल इंजरीज हुई और कुछ हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद नवंबर 1928 में लाला लजपत राय की मृत्यु हो गई। जब उनके ऊपर लाठियाँ चली थी तब वहाँ पे भगत सिंह हाजिर हुआ करते थे और भगत सिंह उनकी अंतिम यात्रा के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तभी भगत सिंह ने निर्णय कर दिया था और अपने साथियों के कहा था कि आज जो तेरा खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आई बेकार वो जवानी है। भगत सिंह ने कह दिया था कि लाला जी का शरीर मरा है पर उनकी आत्मा अभी तक जिंदा है, भारत के हर नौजवान के दिल के अंदर वो जिंदा रहेगी। और उसके बाद एक तूफान उठने की शुरुआत हो गई। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया कि ये किस अधिकारी की हिम्मत हुई है कि उसने हमारे पंजाब केसरी के ऊपर हाथ उठाया, और डिसाइड किया जाता है कि तात्कालिक रूप में जो ब्रिटिश अधिकारी लाहौर पुलिस के साथ जुड़े हुए थे उनको इसी अंजाम के ऊपर जाना पड़ेगा। और प्लान बन गया। प्लान ये था कि जो तात्कालिक रूप में स्कॉट नाम का अधिकारी था उसको गोली मारी जाएगी। खैर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप जो भी गिनिए, स्कॉट नाम का अधिकारी जब उसके ऊपर गोली चलती है तो वो हाजिर नहीं था। वी विल सी कि उसका एक और साथी था सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स, जो दिसंबर 1928 के अंदर 17 तारीख को लाहौर के पुलिस स्टेशन के बाहर निकल रहा था। और वहाँ पे वी विल सी कि ये भगत सिंह और HSRA के जो क्रांतिकारी थे इन सब ने एक ट्रैप के तहत उसको गोली मार दी गई। भगत सिंह वहाँ पे ही मौजूद थे और उन्होंने उसके बाद लिखा है कि वी डिड नॉट किल फॉर रिवेंज बट वी वॉन्टेड टू अवेकन द स्लीपिंग नेशन, वी आर सॉरी फॉर शेडिंग द ब्लड। हमसे दुख हुआ है कि हमने एक ब्लड शेड किया है, पर हमें पता भी है कि भाई हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो साथी लोग हैं उनकी हत्या हम इस तरह से नहीं स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। भगत सिंह ने समझा इंसाफ सिर्फ खून से नहीं मिलता है, कभी त्याग और बलिदान भी देना पड़ेगा। दोस्तों, सॉन्डर्स की हत्या होने के बाद पूरे लाहौर के अंदर पुलिस महकमा के अंदर हंगामा मच गया कि कैसे कोई क्रांतिकारी और वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या इस तरह से दिन दहाड़े कर सकता है। भगत सिंह और उनके साथियों को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी। उन्होंने अंडरग्राउंड होने का निर्णय लिया। क्लीन शेवन लोग, माथे के ऊपर एक अंग्रेज़ों की जैसे टोपी पहनते हुए लाहौर रेलवे स्टेशन में ब्रिटिश की नाक के नीचे निकल गए। आपने एक बहुत ही फ़ोटो देखा होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। वो फ़ोटो जो हम लोग भगत सिंह की एक आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, ये तभी का ही फ़ोटो है जब वो लाहौर से निकल रहे थे, तभी खिंचवाया गया था। इंटरेस्टिंगली भगत सिंह को इस दौर के अंदर साथ दिया जाता है दुर्गा भाभी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह के एक साथी थे भगवती चरण बोहरा, उनकी वाइफ दुर्गा भाभी उनको यहाँ से बाहर निकलने के अंदर मदद करेगी। एंड वी विल फाइंड कि पूरे ब्रिटिश CID पुलिस महका के अंदर उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन थे और ये कहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भगत सिंह को साथ देने के लिए इवन वुमेन रिवॉल्यूशनरीज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही थी। भगत सिंह इसके बाद अंडरग्राउंड हो गए, भारत के अलग अलग शहरों में, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर तक जाते हैं। उनके अंदर एक गिल्ट भी था कि भाई उनके द्वारा वी विल सी के एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या की गई, पर उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया था। भगत सिंह ये कहते हैं कि किसी को मारना आसान है सर, ठीक है ना, आप मार सकते हो गोली चला के ऊपर, पर उसकी सोच बदलना बहुत मुश्किल है। भगत सिंह ये भी सोच रहे थे कि भाई इसके सिवाय हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अगला अध्याय शुरू होने वाला है। भगत सिंह और उनको साथियों को ये लग रहा था कि उनकी आवाज़ और बुलंदी से लंदन तक पहुंचनी चाहिए। सॉन्डर्स की हत्या के बाद ये आवाज़ अभी भारत के कुछ गलियों के अंदर ही ठहरी हुई है। भगत सिंह इसी तराश के अंदर ढूंढ रहे थे, तब उनको एक मौका मिलता है 8 अप्रैल 1929 का, द असेंबली बॉम्ब इंसिडेंट।
दोस्तों अप्रैल 1929 तक आते आते भारत के अंदर माहौल गर्मा चुका है एंटी सेवन प्रोटेस्ट के कारण, और जिस तरह से राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ था, तो ब्रिटिश ने उस पीरियड के अंदर सोच लिया था कि हम कैसे भी करके भारत के लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस को ख़त्म करेंगे। शायद इसी के कारण पब्लिक सेफ्टी बिल जैसा कानून लेके आने की कोशिश की जा रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे कानून की भी मदद लेने की कोशिश की जा रही थी। तभी भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने देखा कि ये मौका अच्छा है और यहाँ पे जो सेंट्रल असेंबली है वहाँ पे इसकी गूंज पड़ेगी तो क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि हम कुछ तोड़ने नहीं जा रहे, हम यहाँ पे बम डालेंगे, पर बम बेसिकली सोच बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। एक लो इंटेंसिटी का बम डालने की कोशिश की जाती है, और जहाँ इनका इंटेंशन था कि किसी को मारना नहीं है, पर इसकी आवाज़ पूरे के पूरे भारत और लंदन तक जानी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया। ये ब्लास्ट अल्टीमेटली बहरों को सुनाने के लिए था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अंग्रेज सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो अब हम उनको सुना देते हैं, और इसकी इम्पैक्ट भी होती है। भगत सिंह तात्कालिक रूप में वहाँ से निकलते नहीं हैं, वो वहाँ के वहाँ ही खड़े रहे। हाथों में पैम्पलेट हुआ करते थे द ग्रेव वार्निंग कंटेक्स्ट में, और उन्होंने कहा कि बॉम्ब्स एंड बुलेट्स आर नॉट मेड टू किल, दे आर मेड टू अवेकन। हम आपको सुनाने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें किसी की हत्या नहीं करनी है। पुलिस ने इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर दिया, पर भगत सिंह मुस्कुराए। कहानी आगे चलती रही। भगत सिंह को ये लग रहा था कि भाई उनकी आवाज़ अब पहुंचनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में जो सत्ताधीश बैठे हुए, वाइसरॉय जो बैठा हुआ है, लंदन में जो ब्रिटिश अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर तक और उनके कानों तक भी आवाज़ गई होगी। भगत सिंह के ऊपर इसके ऊपर केस चला। भगत सिंह को लगा ज़्यादा से ज़्यादा ये असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसके तहत उनको सज़ा दी जाएगी, शायद तक उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। पर कहानी आगे चलती रहती है। पंजाब पुलिस को, दिल्ली पुलिस को इस पीरियड की षड्यंत्र की पता थी। उनको ये भी पता था कि भगत सिंह और उनके साथीगण जो है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी में सॉन्डर्स की हत्या के साथ भी जुड़े हुए थे। और यहाँ से ही विल सी कि भगत सिंह के जीवन के अंदर चेंज आया, और ये चेंज था जेल के अंदर रह के कोर्ट के इंस्टीट्यूशंस का कैसे प्रयोग करते हुए राष्ट्रवादी दर्शन लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, आफ्टर दी असेंबली बॉम्ब केस भगत सिंह के ऊपर कोर्ट का एक ट्रायल चलने की शुरुआत हुई। जब पहली बार कोर्ट में उनको हाजिर किया गया तो जज ने उनको पूछा कि तुमने बॉम्ब क्यों फोड़ा। तब भगत सिंह ने कहा कि टू अवेकन द नेशन फ्रॉम स्लेवरी। हमारा देश गुलामों की जंजीरों के अंदर बंधा हुआ है, हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भगत सिंह ने ये प्रूव कर दिया कि कोर्ट रूम अब कोर्ट रूम रूप में नहीं है, वो एक स्टेज बन चुका है जहां आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां विचारों को प्रचलित किया जाएगा। भगत सिंह के ऊपर जब केस चलता रहा तब साथों के साथ उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जेल में बैठ के भी भगत सिंह ने कहा कि भाई मैं अपनी संघर्ष, अपनी रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू करूँगा। कैसे? भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में बेटर राइट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रूप में जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी मांग की। राइट टू फूड, राइट टू गुड स्लीप, राइट टू बेटर हाइजीन एंड सैनिटेशन, और साथों के साथों हमारे पास लिखने, पढ़ने, बोलने की भी स्वतंत्रता है, जेल के अंदर वो मिलनी चाहिए। विल फाइंड की क्रिमिनल्स की तरह और जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था उसका भी उन्होंने विरोध किया। भगत सिंह और उनके साथी गणों ने जेल में बैठ के ही उपवास कर दिया, फास्टिंग कर दिया, नॉन कॉपरेशन कर दिया, और इसी दौर के अंदर लगभग 58 से लेकर 60 डेज़ के बीच में फास्टिंग करने के बाद उनके एक साथी थे जतिन दास, वो शहीद हो जाते हैं, हंगर स्ट्राइक के अंदर शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने लिखा था कि अंग्रेज़ हमारा खून भारत से वी विल सी की एक तरह से शोषित कर रहे हैं, और ये कुर्बानी के रूप में नहीं है, इससे पूरी भारत की आत्मा जाग चुकेगी। विल फाइंड कि प्रिजन वॉल्स कैन नॉट कन्फाइन अवर रिवॉल्यूशन। भगत सिंह बड़े क्लियर थे, उन्होंने ये कहा कि आप जेल की 4 दीवारों से हमारी क्रांति को नहीं रोक सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि भगत सिंह ने इसके बाद जब जब कोर्ट रूम के अंदर उनको मौका मिला, उन्होंने कहा कि भाई हम हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी की जो विचार है वो लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विल फाइंड भगत सिंह ये कहते रहे कि मैं चाहता हूँ आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, भारत को सामाजिक आज़ादी की भी उतनी ही आवश्यकता है, जहाँ कोई दूसरे का शोषण ना करे। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और इनडायरेक्टली ये बता रहे थे कि वो एक थिंकर, फिलोसफर और एक रैशनल व्यक्ति के रूप में भविष्य के इंडिया की कल्पना कर रहे हैं। भगत सिंह वी विल सी की धीरे धीरे करके ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप व्यक्ति को तो ख़त्म कर सकते हो पर विचारों को नहीं कर सकते। यू कैन किल एन इंडिविजुअल बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। द बिगेस्ट ऑफ द एम्पायर्स हैव क्रम्बल्ड बट द आइडियाज हैव सर्वाइव्ड। तो भगत सिंह कोर्ट के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से धीरे धीरे करके एक पॉपुलर फिगर के रूप में बनने की शुरुआत कर देते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ व्हेन ही वाज इन जेल। भगत सिंह जब लाहौर के जेल के अंदर अपने जो कोर्ट प्रोसेस के दौर में, जब जुडिशियल ट्रायल के दौर के अंदर अपना समय पास कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा और अपनी लिटरेचर की जो इंटरेस्ट थी उसका उपयोग किया।
भगत सिंह दिन में लिखा करते थे, शाम को रीडिंग किया करते थे। एक दिन उन्होंने लिखा कि ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू है, अगर मौत सच के लिए हो तो वो भी जीत का ही एक प्रकार है। भगत सिंह कहते थे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, मौत भी एक नए जीवन की शुरुआत है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, 22-23 साल की उम्र में ये नौजवान ये लिख रहे हैं और लोगों को ये कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौर में भगत सिंह ने अपनी एक आर्टिकल लिखी जो बहुत ही फेमस आर्टिकल के रूप में पंजाबी के अंदर लिखी गई थी, जिसे हम लोग कहते हैं वाई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह अपने साथियों के अंदर जेल के अंदर चर्चा कर रहे थे। भगत सिंह को जब पूछा गया कि आप नास्तिक क्यों हो, आप भगवान के अंदर विश्वास क्यों नहीं रखते हो, तब भगत सिंह ने इसका जवाब दिया। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे भगवान का डर होता तो मैं अपना फैसला किसी और के ऊपर डाल देता। आप समझिए कि मेनी अ टाइम्स विल सी कि वी फियर फ्रॉम द गॉड एंड देन वी ब्लेम कि भाई देखो ये ईश्वर की इच्छा थी, इसकी इच्छा थी और उसके कंटेक्स्ट में। पर भगत सिंह ने कहा कि मेरे लिए गॉड क्या है, मेरे लिए गॉड है ट्रुथ, मेरे लिए गॉड है करेज, मेरे लिए गॉड है तार्किकता यानी कि रीजनिंग। भगत सिंह एक तरह से देखा जाए तो नास्तिकता के साथ साथ वो इंटेलेक्चुअलिज्म और रैशनलिटी को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं ब्लाइंड फेथ के अंदर नहीं मानूंगा, ह्यूमन करेज के अंदर बिलीव करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनका मानना था कि बिलीफ इज़ काइंड ऑफ अ रेफ्यूज फॉर अ वीक पर्सन्स अराउंड। अगर आप थिंकिंग पर्सन्स के रूप में हो, थिंकिंग इंडिविजुअल्स के रूप में हो, तो वो आपकी शौर्यता की निशानी भी देखने को मिलती रहती है। इस दौर के अंदर वी विल सी कि भगत सिंह जैसे जैसे आगे चलने की शुरुआत करेंगे वैसे वैसे उनके भारतीय लीडर्स के साथ भी मतभेद उभरने की आने की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों 1930 में जब भगत सिंह जेल में थे, तब उनके ऊपर ये कोर्ट का जब ट्रायल चल रहा था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, तब गांधी जी के द्वारा ऑलरेडी एक मूवमेंट शुरू कर दिया था जिसे हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस दौर के अंदर गांधी जी के विचार भी वो उभर के आ चुके थे और तब तक भगत सिंह की भी जो दर्शन है वो क्लियर हो चुके हैं। गांधी और भगत सिंह के बीच में मल्टीपल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ गांधी ये कह रहे थे कि अहिंसा और सत्याग्रह करने से हमको आज़ादी मिलेगी, जहाँ भगत सिंह ये कह रहे थे कि अहिंसा तो बहुत दूर की बात है, हमें सोशल जस्टिस, न्याय के लिए फाइट करना पड़ेगा और न्याय के लिए एट टाइम्स हमें वेपन भी शायद उठाना पड़ता है। गांधी पॉलिटिकल फ्रीडम की बात ज़्यादा कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात कर रहे थे, पर भगत सिंह बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजकीय और आर्थिक रूप से भी दर्शन में वो स्वतंत्रता की बात करते रहते हैं। भगत सिंह और गांधी के बीच में दर्शन यानी कि रिलीजन को लेके भी डिफरेंसेस था। जहां गांधी कह रहे थे कि ईश्वर गॉड एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, हम अपने आप को फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं, वरस भगत सिंह रीजनिंग, रैशनलिटी और तार्किकता को बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। गांधी पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो मॉरलिटी की बात करने की कोशिश करेंगे, सत्याग्रह की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं, वरस भगत सिंह एक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते रहेंगे। भगत सिंह का ये मानना था कि पेन, पैम्पलेट और पिस्तौल की मदद से क्रांति हो सकती है, वरस गांधी कह रहे थे कि चरखा चलाने से क्रांति हो सकती है। अल्टीमेटली दोनों का सपना तो एक ही था कि एक भारत बनाना, पर शायद इस दौर के अंदर वी विल सी कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उभर के आए और ये डिफरेंसेस का इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ने की शुरुआत होती है इन द लास्ट स्टेज ऑफ भगत सिंह लाइफ, जब उनके ऊपर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आया। जी हाँ दोस्तों, 1930 में, अक्टूबर 1930 में तात्कालिक रूप में भगत सिंह के ऊपर जो केस चल रहा था उसका फाइनल डिसीजन आ जाता है और ये डिसीजन जस्टिस हिल्टन और आगा हैदर की जो स्पेशल ट्रिब्यूनल थी, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी बेंच के तहत बनाई गई थी, उसके द्वारा दिया गया। भगत सिंह के फेवर में असफ अली और उसके बाद प्राणनाथ मेहता जैसे दिग्गज लॉयर्स ने प्रीवी काउंसिल तक अर्जी की थी और कहा था कि भगत सिंह की ये जो सज़ा है माफ़ कर दी जाए, पर वी विल सी कि ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी का जो स्पेशल ट्रिब्यूनल था, हिल्टन और आगा हैदर का ट्रिब्यूनल था, उसने भगत सिंह को मृत्युदंड दिया और इस मृत्युदंड के बाद वी विल सी कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट स्टेज ऑफ भगत सिंह लाइफ। अब उसको देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 1930 में जैसे ही भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद उनकी फैमिली और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। भगत सिंह इस दौर के अंदर बड़े क्लियर थे कि भाई उनको तो संघर्ष कंटिन्यू करना है, वो चाहे जीवन इस जीवन में हो या अगले जीवन के अंदर हो। बट वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर बहुत सारे क्राइसिस के पीरियड आ रहे थे। भारत में से बहुत लोग चाहते थे कि भगत सिंह की सज़ा माफ़ी होनी चाहिए, पर भगत सिंह ने बड़ा क्लियर कट कह दिया था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे लिए माफ़ी मांगे, मुझे अपने अंतिम दिन तक लड़ना है। ये पूरा का पूरा विचार भगत सिंह का तैयार था। इस दौर में 1930 से 1931 के ट्रांजिशन तक आते आते विल सी कि भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की इम्पैक्ट पड़ी। इम्पैक्ट ये पड़ती है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सरकार को अपनी जो पॉजिटिव
इमेज बनानी चाहिए थी और जो आउटकम मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसके कारण गांधी जी के साथ वाइसरॉय इरविन ने तात्कालिक करार किया, जिसे हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। ये दिल्ली पैक्ट भगत सिंह की जो मृत्यु हुई 23 मार्च 1931 के एग्जैक्टली 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले हुआ था। ऑन 5 मार्च 1931 इट वॉज कंक्लूडेड। ये 5 मार्च 1931 को जब दिल्ली पैक्ट हुआ था तो उसमें भगत सिंह की जो दया अर्जी है या भगत सिंह की जो सज़ा माफ़ करने की बात हो रही थी या डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके कहीं ना कहीं विल सी की लाइफ इम्प्रिजनमेंट करने की बात हो रही थी, वहाँ तक की डिस्कशंस हुई। बहुत लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने तत्कालीन वाइसरॉय इरविन के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप जैसे राजकीय कैदियों को छोड़ रहे हो जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्या भगत सिंह को माफ़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ये मानना था कि इरविन ने उसका विरोध कर दिया। विरोध इसके लिए कर दिया क्योंकि इरविन ने कहा कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी है, उन्होंने हत्या की है एक ब्रिटिश अधिकारी की, और अगर उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी तो इट विल सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द ब्रिटिश, और भविष्य के अंदर विल सी कि अंग्रेज़ों के सामने कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। इन सब परिस्थिति के कारण 1930-31 का जो ट्रांजिशन पीरियड आने की शुरुआत हुई, तब भगत सिंह बड़े निडरता से इस दौर को फेस ऑफ कर रहे हैं। आखिर के अंदर विल सी की जब समय आना नज़दीक आना शुरू हुआ, उनकी फैमिली एक बार उनको मिलने आती है। भगत सिंह ने अपनी रोती हुई माँ को कहा था कि माँ रो मत, आज तेरा बेटा मर नहीं रहा है, भारत माँ के लिए वो अमर हो रहा है। तो इस विचारधारा के साथ भगत सिंह 1930-31 का जो लास्ट फेज़ है वो जी रहे थे। आप समझ सकते हो कि जब कोर्ट का डिसीजन आया था तो उनकी एग्जीक्यूशन की तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी, और तारीख थी 24 मार्च 1931। पर जैसे ही मार्च का महीना नज़दीक आया और ये तारीख नज़दीक आनी शुरू हो गई, इसके कारण लोगों के अंदर कुतूहलता बढ़ जाती है, क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। राष्ट्रवाद की विचारधारा बहुत ही मजबूती से पनप रही थी। तात्कालिक रूप में लाहौर के जो ऑफिशियल्स थे, जेल के अंदर के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि 24 मार्च तक हमको राह नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बरेली एक विस्फोटक जैसी स्थिति हो चुकी है, कहीं पे भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। शायद इसी का ही परिणाम था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने ऑन 23 मार्च 1931 किसी को बिना बताए शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास भगत सिंह और उनके साथी गणों को फांसी दे दी गई। वी विल फाइंड कि भगत सिंह ने जाते जाते भी कहा कि हमें फांसी से डर नहीं है, अगर हम जिंदा रहे तो हम तुम्हें फिर हरा देंगे सर, ठीक है। जाते जाते भगत सिंह फांसी के मंच के ऊपर भी जोर से चिल्लाए इंकलाब जिंदाबाद, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों के तीनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और जाते जाते कहा कि अगले जन्म में भी हम यही लड़ाई कंटिन्यू करेंगे अगर हम भारत माँ की गुलामी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ब्रिटिश इसके बाद भी कितने श्रूड और क्रूअल हुआ करते थे, किसी को नहीं बताया कि उनकी बॉडीज़ के साथ क्या किया जाना था। वहाँ से हुसैनी वाला की तरफ लेके आते हैं और रावी नदी के किनारे भी विल सी कि उनको चुपके से जलाने की कोशिश की गई। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई विदाई नहीं, कोई डिग्निफाइड वे में आप देखोगे डेथ भी नहीं दे पाते हैं। पर नज़दीक के गाँव वालों को पता चला, कुछों को पता चला कि क्रांतिकारियों को यहाँ पर लाया गया है चुपके से, और गांव वालों ने वहाँ पे हंगामा कर दिया। कुछों के हाथ में मिट्टी आई, अस्थि आई, राख आई। कुछ लोग वी विल सी कि उसमें से ही वो मिट्टी और अस्थि को अपने पास लेके चले गए और कहा कि इसको हम सराह के रखेंगे, इसको संजोर के रखेंगे, एंड वी विल फाइंड कि भविष्य के जो लीडर्स है, भविष्य के हमारे जो यूथ है उसके लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में कहानी बताने की कोशिश करेंगे। इस घटना को एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी डायरी में कैद किया था। वो कहता है कि नेवर एवर आई हैव सीन अ मैन फेसिंग डेथ विथ सच कामनेस एज भगत सिंह डिड। भाई मृत्यु आती है तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। जब आप कॉन्शियस होके आपको पता है कि आपको अगले 5 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर मृत्युदंड दिया जा रहा है, फांसी पर लटका दिया जा रहा है, भगत सिंह चुपचाप शांतिप्रिय रूप से खड़े हुए हैं और यूं देख रहे हैं अपने खुद के ही विजन के साथ, और वो लोगों के सामने आई कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जो व्यक्ति होता है वो टूट जाता है अंदर से, पर ये उनकी शौर्यता थी। ये ब्रिटिश ने खुद एक्नॉलेज किया है। ये दर्शा रहा है कि कैसे भगत सिंह विल सी की एक ऐसे इमेज के रूप में निकल के आएंगे आफ्टर हिज डेथ एज वेल। दोस्तों 23 मार्च के बाद तात्कालिक रूप में पूरे भारत भर में आग लग जाती। लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, कराची, जहाँ देखो वहाँ एक ही नारा था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। लोगों के दिल में वो हमेशा के लिए जिंदा हो चुके थे। आप समझ सकते हो कि इस दौर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई कराची के अंदर। वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं। गांधी, नेहरू और जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडर्स आपको कराची में आते हुए देखने को मिलेंगे, उन सबको काले झंडों के साथ स्वागत किया गया। उनको ये बताया गया कि हम आपके साथ सहमति नहीं रखते हैं, हम तो उन क्रांतिकारियों के साथ सहमति रखते हैं जिन्होंने अपनी जान त्याग दे के या त्याग करके अंग्रेजों
अंग्रेज़ों के सामने अपने संघर्ष को कंटिन्यू किया। कांग्रेस ने भी स्वीकारा कि भाई वी हैव लॉस्ट द ब्रेवेस्ट ऑफ द फाइटर्स ऑफ दिस कंट्री। हमारे देश ने एक ऐसे लोगों को घुमाया है जो सबसे योद्धा के रूप में थे, सबसे बहादुर के रूप में हुआ करते थे। सुभाष बोस इनके बारे में लिखते हैं कि ही वॉज द स्पार्क दैट द ब्रिटिश फियर्ड द मोस्ट अराउंड, कि अंग्रेज़ों को कोई फियर करने वाला व्यक्ति था तो वो यही हुआ करते थे। आप समझ सकते हो कि पटेल से लेके, नेहरू से लेके गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप वो एक साइड के ऊपर दुखी भी थी। शायद तक गांधी उनके साधन, उनके द्वारा जो मीन्स यूज़ किए गए उसके साथ सहमति नहीं रखते हैं, बट दे विल स्टिल एक्नॉलेज द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस दैट द लीडर्स मेड अराउंड, राइट। भगत सिंह ने सोशलिज्म, इक्वालिटी, रैशनलिज्म और एक फियरलेस क्वेश्चनिंग का आधार बनाया था। इन्होंने भविष्य के भारत की बात की थी। HSRA के थ्रू वो ये बताते हैं कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है, जहाँ फेडरल रिपब्लिक हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आज के यूथ के लिए एक आइडिया देखे गए थे, एक पथ दर्शक देखे गए थे और रास्ता बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये सेशन खत्म करते करते एक सवाल आता है और सवाल भगत सिंह के कंटेक्स्ट में ही आता है। और कंटेक्स्ट ये है कि जब भगत सिंह के जीवन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से एक सवाल तो ज़रूर से निकल के आता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं। भगत सिंह आज एक नाम के रूप में नहीं है, एक विचार के रूप में, एक जीती जाती सोच के रूप में है। एक ऐसी सोच जो कहती है और जो बता के गई थी कि फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट हैज़ टू बी टेकन। इट हैज़ टू बी टेकन बाय करेज, इट हैज़ टू बी टेकन बाय कन्विक्शन एंड इट हैज़ टू बी टेकन बाय कंपैशन एज वेल। आप अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करुणा रख के भी आज़ादी के लिए भी संघर्ष कर सकते हो। भगत सिंह इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, मैं तो अपना योगदान दे चुका हूँ, तुम क्या कर रहे हो। क्या हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाए हैं? आज़ादी के 78 साल के बाद भगत सिंह जो ये कह रहे थे कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए जहां आप कंट्रीब्यूट कर पाओ, तो नौजवानों को इनडायरेक्टली एक पैगाम है। पैगाम ये है कि आप डर से लड़ो, सवाल उठाओ। अगर देश के लिए दिल धड़क रहा है और कुछ गलत हो रहा है तो रेज योर वॉइस एंड स्टार्ट फॉलोइंग योर कन्विक्शन। भगत सिंह का नाम याद रखेगा। वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने कहा था कि लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस, डाई विथ इंपीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद की वो नारा देते हुए विल सी कि हमको बहुत सारी मैसेज, बहुत सारी सीख देके जाते हैं। तो दोस्तों, ये था भगत सिंह का पूरा जीवन, जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। खैर, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और अगर आप फुल टाइम प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज के अंदर ज्वाइन करना है और देश के निर्माण में कंट्रीब्यूट करना है, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है एक युवा के रूप में, तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन ऑफर्स चल रही है। मैं प्रतीक नायक और मेरे साथी एजुकेटर्स आपको UPSC की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयारी होगी, इंक्लूडिंग GS, CSET और साथों के साथों अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है विथ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मैं आपको वापस मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड इंकलाब जिंदाबाद।